नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला इस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्टेज यूजीसी न्यू रूल्स। सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल स्टे दिया है बल्कि ये भी कहा कि जो नए रूल्स हैं, जो 2012 के रूल्स की जगह पे लेकर के आए गए हैं, ये बड़े अस्पष्ट हैं और ये कहीं ना कहीं भेदभाव बढ़ाने की संभावना बनाते हैं। इस सारे मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं क्योंकि कल ही ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया, इसकी सुनवाई हुई और इस पर स्टे दे दिया गया। तो पूरा देश पहले से उबल रहा था, सवर्ण वर्ग के लोग लगातार विरोध कर रहे थे कि यूजीसी के जो नए रूल हैं ये सवर्णों के विरुद्ध हैं। आखिर इसमें कितनी हकीकत है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नए रूल्स में क्या ऐसी चीजें थी, क्या अच्छे प्रावधान थे, क्या ऐसे प्रावधान थे जिनको लेकर के विरोध हुआ, उन सारे मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपकी एक बेहतर एक पूरी समझ बन पाएगी। आप अधूरा अगर छोड़ के चले जाएंगे तो शायद आप इसे बेहतर तरीके से ना समझ पाए। इसके अलावा आपसे एक अनुरोध और करना है कि आपको हमारे वीडियोस अगर पसंद आते हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं, तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको फैलाते रहिए क्योंकि ज्ञान फैलाने की चीज है, एक से दूसरे तक पहुंचाना चाहिए और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम लोग और भी आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करते हैं, विषयों पर रिसर्च करते हैं और आपके लिए एक मुकम्मल अच्छे से वीडियो तैयार करने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या ये देखते हैं। आज है फ्राइडे का दिन, तो कल की बात है, अगर हम बात करें बीता हुआ जो कल यस्टरडे की बात है कि गुरुवार को यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन अ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े ही अस्पष्ट हैं, इनका दुरुपयोग होने की संभावना है, अतः हम इन्हें स्थगित करते हैं, हम इन्हें स्टे देते हैं। और अगली सुनवाई की तारीख भी दे दी है, वो तारीख दी है 19 मार्च की कि केंद्र सरकार आए और स्पष्टीकरण दे और वहां बताए कि अब वो क्या कर रही है। लेकिन यहां हम इस पर और आगे बढ़े, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि माननीय न्यायाधीश जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत विद्वान हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है बार बार कि चाहे यूजीसी की ये जो गाइडलाइंस आई हैं इसके पीछे भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए और वहां से निकल करके ये आते हैं और फिर सरकार यूजीसी इसको लागू करता है। इसी तरह से अगर हम जो एक कुलदीप सेंगर वाला मामला देखें तो सुप्रीम कोर्ट में से मामला निकला, देन फिर सुप्रीम कोर्ट को फिर पलटना पड़ा, स्टे देना पड़ा, तो दूसरा मामला। तीसरा एक मामला रहा अरावली की पहाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली वहां पे बनता है, परिभाषा भी सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेता है और फिर जनता के दबाव के बाद सुप्रीम कोर्ट को मामले को वापस लेना चाहता। मतलब एक प्रवृत्ति दिख रही है यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट अब जब हल्ला मचाया जाता है लोगों के द्वारा, भीड़ के द्वारा, फिर वो अपने निर्णय से पलट रहा है। ये जो प्रवृत्ति है ये देश के लिए अच्छी प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि एक जो ट्रस्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, माननीय न्यायाधीश अपने जो भी निर्णय लेते हैं उस पर और भी मे भी शायद उन्हें और अच्छे से देखना चाहिए सारी चीजों को और फिर बाहर जनता के सामने लेकर के आना चाहिए, या फिर ये बोलना चाहिए कि पहले लोगों का हम इस पर ओपिनियन देखेंगे और फिर हम इस पर अंतिम राय देंगे। क्योंकि इससे होगा ये कि कभी भी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, वो दबाव डालेगी और सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीजंस को बदलना पड़ेगा। एक गलत प्रवृत्ति इस देश में बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जहां तक इन नियमों की बात करें तो इन नियमों में साफ साफ दिखता है कि यहां पर बहुत सारी अस्पष्टता है और जनरल कैटेगरी के प्रति ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें भेदभाव की संभावनाएं ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं और मेरा जो ये विचार है ये मेरे निजी विचार हैं, किसी भी तरीके से सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। बस मैं चाह रहा हूं कि ये चीजों पे और ज्यादा ध्यान दिया जाए ताकि ऐसी चीजें आगे बढ़ावा ना मिले इन चीजों को, कि लोग इकट्ठे हो जाएं, भीड़ बनाएं और निर्णय बदलवाने आए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत जी की बेंच ने इन नियमों को कहा कि इन्हें और स्पष्ट करने की आवश्यकता है और जब तक स्पष्टता नहीं आती है तब तक 2012 के जो पुराने यूजीसी के नियम है वे ही लागू रहेंगे और अगली तारीख तय कर दी गई है 19 मार्च। इन नियमों पर जो बवाल है, सवर्ण तबके के जो छात्र हैं लगातार विरोध कर रहे हैं और यहां पर जो याचिकाएं लगाई हैं तो मृत्युंजय तिवारी हैं, एडवोकेट विनीत जिंदल हैं, राहुल देवान हैं, इन्होंने एक याचिका दायर की और इनका कहना है कि जो नए नियम हैं ये सामान्य वर्ग के खिलाफ है और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। याचिकाकर्ता बहुत साफ साफ कहते हैं कि वे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को संरक्षण देने के विरोधी नहीं है,
लेकिन साथ ही साथ वे चाहते कि समाज के जो दूसरे वर्ग हैं अर्थात जो सामान्य वर्ग है उसके साथ भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो हमारा वीडियो भी इसी पर केंद्रित है कि किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किसी एक पक्ष में खड़े होकर के हम बिल्कुल भी बात नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जानना जरूरी कि आखिर नियमों में ऐसा क्या है जिसके कारण इतना बवाल मच रहा है। तो इन नए नियमों के तहत अगर देखा जाए तो हर विश्वविद्यालय और कॉलेज को समान अवसर केंद्र या इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करना होगा और इस केंद्र का काम होगा कि जो वंचित समुदाय के हितों से जुड़ी योजनाओं पर नजर रखना, छात्रों और कर्मचारियों को पढ़ाई, सामाजिक मामलों, पैसों से जुड़ी इत्यादि मामलों में सलाह देना, परिसर में विविधता और सबको साथ लेकर के चलने का माहौल बढ़ाना। मतलब कुल मिलाकर के उद्देश्य तो कितने कमाल के लगते ही नहीं कि कहीं से भेदभाव को बढ़ावा देने वाले हैं। इसके अलावा यहां पर एक बात और, इस केंद्र के तहत एक इक्वलिटी समिति या समता समिति बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता संस्थान का प्रमुख करेगा और जिस समिति में वरिष्ठ शिक्षक होंगे, सिविल सोसाइटी के सदस्य होंगे, छात्र होंगे और ये जो समिति है ये भेदभाव की जांच करेगी। अब यहां पर हुआ एक और चीज, बहुत अच्छी चीज है कि 24 घंटे के लिए एक समता हेल्पलाइन उपलब्ध होगी जिस पर कि आप कभी भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अगर कभी भी कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो उसके लिए भी ध्यान दिया जाएगा कि शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा और इसमें शिकायत कोई भी दर्ज करा सकता है, चाहे वे छात्र हो या फिर वहां काम करने वाले कोई कर्मचारी हो, कोई भी हो, टीचर्स वगैरह, सभी के लिए। इसके अलावा हर विभाग, जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के विभाग है वहां पर हर विभाग, पुस्तकालय और हर इकाई में इक्विटी एम्बेसडर भी नियुक्त किए जाएंगे। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की गई है। नए नियमों के मुताबिक एक बात और यहां पे जानने की बात है जहां से समस्या पैदा होती है कि कोई भी भेदभाव संबंधी सूचना मिलते ही 24 घंटे के भीतर समता समिति की बैठक बुलाई जाएगी और यहां पर ये जो कमेटी जो बनाई गई है यहीं से विवाद प्रारंभ हुआ। ये जो कमेटी है इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है सामान्य वर्ग के अलावा, यहीं से समस्या पैदा हुई सामान्य वर्ग को। और दूसरा क्या हुआ यहां पर कि पहले क्या होता था कि जो भी सूचना इस तरह की होती थी अगर वो ऐसी सूचना गलत पाई जाती तो 2012 के नियमों के हिसाब से तो शिकायत गलत होने पर शिकायतकर्ता को दंड देने का प्रावधान था, लेकिन अब वो दंड देने का प्रावधान इन नए नियमों में 2026 के नियमों से वो हटा दिया गया। जो अंतिम ड्राफ्ट आया उसमें वो नियम नहीं है। ये आगे भी मैं इस पे और आगे डिस्कस करूंगा। देन इसमें ये तक से कह दिया कि अगर कोई भी इस तरह की कंप्लेंट आती है तो 15 वर्किंग डेज के अंतर्गत जांच जो प्रमुख हैं संस्थान के वो जांच करेंगे, जरूरी कार्रवाई करेंगे। 7 दिन के अंदर उन्हें जरूरी कार्रवाई करनी होगी। अगर मामला कोई दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता तो पुलिस में भी कंप्लेंट की जाएगी। राइट, अब देखिए तो यहां पर कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति बना दी कि अगर कोई कार्रवाई नहीं करती, नियमों का पालन नहीं करता तो उन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के विरुद्ध कठोर नियम का पालन किया जाएगा। यहां तक उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती, कॉलेज, विश्वविद्यालय सब कुछ बंद भी किया जा सकता, बहुत कठोर तरीके से यहां पे। अब और देखते हैं यहां पर आखिर जब ये सारी चीज हुई तो विवाद की जो प्रमुख जड़ है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी सहमत है कि कई सारे मुद्दों को तो इन्होंने एड्रेस नहीं किया। जस्टिस सूर्यकांत जी ने इस पर काफी विस्तार से बातें की, हम उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात, इस नोटिफिकेशन का विरोध करने वालों का क्या कहना है कि अगर कोई फर्जी आरोप लगाए जाते हैं तो क्या होगा। ये जानने वाली बात है क्योंकि सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ अगर फर्जी आरोप लगाए जाएंगे तो झूठी शिकायत करने वाले के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन इस तरीके से जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये शिकायत की जा रही है उसका तो पूरा का पूरा भविष्य तबाह हो जाएगा। राइट, देखिए इन नए नियमों के तहत बनाई जाने वाली जो समता समिति, जहां मैंने कहा कि ये जो इक्वलिटी कमेटी यहीं से विवाद पैदा हुआ, क्या है समता समितियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, विकलांग, इनका प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, लेकिन जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व को यहां पर अनिवार्य नहीं किया गया है। वो स्वैच्छिक एक तरीके से मतलब स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो यहां पे अनिवार्य नहीं किया।
साथ ही साथ एक और समस्या लग रही कि पूरी तरह से जो कैंपस है पूरे टाइम ऐसा ना हो कि सर्विलांस कैंपस में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि इक्विटी स्क्वाड यहां पर कैंपस में तैनात किए जाएंगे, सभी संवेदनशील स्थानों पर होंगे। और एक बड़ी चिंता यह है कि इस तरीके से जो ये जो समता समूह या इक्विटी जो स्क्वाड है, इस तरह की व्यवस्था कैंपस को लगातार एक सर्विलांस या निगरानी वाले माहौल में बदल देंगी। मतलब व्यक्ति कोई खुल के बात ही नहीं कह पाएगा। और अगर इसमें जनरल कैटेगरी के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है इस स्क्वाड में, तो समझने वाली बात है कि स्थितियां कितनी वहां पर गंभीर हो सकती हैं। राइट। तो ये देखिए, इसके अलावा देखिए जो मैंने कहा था कि यहां पे झूठी शिकायत, तो अंतिम जो ड्राफ्ट आया, झूठी शिकायत करने के लिए जो दंड का प्रावधान था उसे हटा दिया गया। ये बहुत बड़ी एक गलती इसमें मुझे भी दिखती है। यहां पर विरोध करने वालों का तर्क है कि इस तरह से तो नियमों का कोई भी दुरुपयोग कर लेगा और उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो कानूनों का हम लगातार देख रहे हैं, दुरुपयोग लगातार चल रहा है, चाहे वो महिलाओं संबंधी दहेज से संबंधित मामलों का अगर हम देखें, एससी के संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए उनका भी दुरुपयोग की लगातार इस तरह की सूचनाएं आती रहती हैं। तो यहां पर भी इसमें भी कुछ ऐसी दो राय नहीं कि इन नियमों का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। ये समस्या रही। लेकिन यहां पर बहुत अच्छी बात हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहे, उन शब्दों को मैं यहां दोबारा से आपके सामने रखूंगा और समझने वाली बात है। देखिए जस्टिस सूर्यकांत जी क्या कहते हैं हमारे, वे कहते हैं हमें आजादी मिले हुए 75 साल गुजर चुके हैं और हम अभी भी जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। राइट। सीजेआई ने आगे कहा कि अंतरजातीय विवाह भी हो रहे हैं और लोग साथ में भी रह रहे हैं और साथ में पढ़ भी रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि क्यों ना अलग अलग हॉस्टल बना दिए जाएं, एससी का अलग, जनरल का अलग, ओबीसी का अलग। सोचने वाली बात है कि हम उस भेदभाव को बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह की जा रही कि अगर आप कार से सफर कर रहे हैं, कार आपकी पंचर हो जाती तो आप बैलगाड़ी पे शिफ्ट हो जाइए, कुछ इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो ये बड़ी गलत चीजें हैं। मतलब कुछ लोगों ने इस तरह की दलील दी, कोर्ट में भी बातें आई हैं। अब देखें तो क्यों, उनका कहना है कि ये नियम सिर्फ जाति मुद्दों तक सीमित हैं। पूर्वोत्तर या उत्तर या पूर्वोत्तर से आने वाले जो छात्र हैं उनके विरुद्ध जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक तंज कसे जाते हैं, क्या उन पर यह नियम लागू होगा? ये बात कहीं भी स्पष्ट नहीं है। और देखिए, अगर ऐसी समुदाय के कोई भी व्यक्ति अपने ही समुदाय के सदस्यों का अगर अपमान करते हैं, कोई तंज करते हैं, तो क्या उसके लिए भी कोई सुरक्षा उपाय है? तो यहां भी समस्या है। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि भेदभाव सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ ही होता है। यही तो समस्या है, यही तो याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि आपने ये क्यों मान लिया कि भेदभाव सिर्फ एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी के विरुद्ध ही होता है। हो सकता है कि अपने ही वर्ग में भी हो रहा हो सकता है कि अपने ही वर्ग के अलावा रीजनल हो सकते हैं, भाषा को लेकर के हो सकते हैं, संस्कृति को लेकर के हो सकते हैं। मैं जिन दिनों में दिल्ली में रहा करता था, बड़ी कॉमन सी बात थी कि लोग मेरे बिहारी मित्र जो होते थे, कई बार कोई ने बोल देता ये बिहारी, तो इस पर विवाद हो जाया करते थे। यहां तक कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो भाई बहन हैं उनको कई लोग चिंकी कह के बुलाया करते थे। ये भी समस्या थी। अब आप सोचिए रीजनल लेवल पे उनको क्या कहा जा रहा। यहां तक एक मूवी बनी हुई है जो चक दे इंडिया, राइट, उसमें हॉकी प्लेयर जो मणिपुर से आते हैं, इस मूवी में दिखाया गया कि वहां पे जो सिलेक्शन के लिए जब वो बच्चे आते हैं, वहां से आइए आपका भारत में स्वागत है, उन खिलाड़ियों को बोलना पड़ता है कि हम मणिपुर के, मणिपुर भी भारत का हिस्सा है। अंदाजा लगाइए कि क्या इन मुद्दों को यहां पे एड्रेस किया गया है, नहीं किया गया। तो यस, इन मुद्दों को एड्रेस नहीं किया गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इन नियमों पर स्थगित करना पड़ा या रोक लगानी पड़ रही है और सरकार को दोबारा बोलना पड़ रहा है कि आप 19 मार्च को दोबारा आइए, सामने स्पष्टीकरण रखिए कि। और एक और बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ अच्छे बुद्धिजीवियों की निगरानी में कमेटी बनाइए, उस कमेटी को ये काम सौंपिए, वो देखे, और ताकि ये जो नए नियम है पूरी तरह से न्यूट्रल होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, क्योंकि हमें एक प्रगतिशील समाज बनाना है, ना कि रिग्रेसिव अप्रोच की तरफ जाना, पिछड़ेपन की तरफ नहीं जाना। इन बातों पर गौर कीजिएगा। राइट, कि जहां पर इन नियमों में सभी को कवर किया जाए, जनरल कैटेगरी को कवर किया जाए, क्षेत्र को, संस्कृति को, सभी को कवर किया जाए। तो ध्यान रखिए कि यहां पर समस्या क्या है और समस्या का समाधान भी हम सबके पास ही है। तो दोस्तों, मैंने यहां पे कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर
इन नियमों पर रोक लगाई है और इन नियमों में क्या ऐसी विसंगतियां हुई वो सभी आपके सामने रखी हैं। अगर आप एस्पिरेंट हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो जो यहां पर हमने बात कही है आप इन बातों को अपने उत्तर में लिख सकते हैं, इन तर्कों को अपने इंटरव्यू में आप रख सकते हैं, अपने निबंध में लिख सकते हैं। बेफिक्र होकर बस न्यूट्रल रहिएगा। एक तरफा कभी भी आपने अप्रोच नहीं बनानी कि आप जिस कैटेगरी को या जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते तो उसके पक्ष में अकेले मत देखिए। चश्मा अपना साफ रखिए ताकि आप उसे बेहतर तरीके से देख सकें। और माननीय न्यायाधीश ने बहुत ही अच्छी बातें यहां पर कही हैं, तो राइट उन मुद्दों को आगे मैं उम्मीद करता हूं जरूर एड्रेस किया जाएगा, जो एक नई कमेटी बनाई जाएगी जो इस पर दोबारा से रिव्यू करेगी और ये जितनी विसंगति इनको दूर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस। इसी तरीके के ज्वलंत मुद्दों पर लगातार हम अपने विचार आपके सामने रखते हैं ताकि आप भी एक तटस्थ विचारों को बना सकें, एक अच्छे नागरिक बन सके। और अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे तैयारी करके एक ऐसे अधिकारी बने, एक ऐसे ब्यूरोक्रेट बने जो सभी को समान नजरों से देख सके, भेदभाव मुक्त तरीके से। तो फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।